स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। आज महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पुलिस ने एक पत्नी को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। ये पत्नी स्कूल में प्रिंसिपल है और इस हत्याकांड में उसने स्कूल के ही 3 बच्चों की मदद ली। इस मामले में कुछ और हैरान करने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं जो आगे आपको बताएंगे। बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां बाहरी बनाम बिहारी वाली लड़ाई शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिसमें सीधे सीधे चिराग पासवान पर निशाना साधा गया। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने एनडीए पर मुख्यमंत्री वाला तंज भी कसा है। बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों की भी। इस बार कांग्रेस के एक नेता ने चर्चाओं को हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि हमले के दौरान हमारे राफेल गिराए गए हैं। कांग्रेस नेता ने राफेल की संख्या भी बताई जिस पर विवाद बढ़ सकता है। और दिखाएंगे आपको ऑपरेशन सिंदूर वाली साड़ी जिसे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में तैयार किया गया है। दुकानदार ये मांग कर रहे हैं कि साड़ी को विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी तक पहुंचाया जाए। इस साड़ी की क्या क्या खासियत है आगे आपको दिखाने वाले हैं हम। देखिए, शाम के वक्त मौसम अचानक से आज बदल गया। दिन भर की गर्मी के बाद लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जो लोग हवाई सफर कर रहे थे उनकी सांसें अटक गई। मौसम का मिजाज बदला और हवाई यात्रा कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसा लगा मानो हवा में हवाई जहाज हिल रहा हो। लोग कुर्सियां पकड़कर जहां थे वहीं थम गए। सोचिए, हवा में अटके इन लोगों पर क्या बीत रही होगी। ये हिलता हुआ हवाई जहाज उनकी धड़कनें बढ़ा रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि आसमान में जब बिजली कड़की तो उसकी रोशनी फ्लाइट के अंदर तक आ गई। डर से हमें लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। महिलाएं चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे और जो हिम्मत वाले थे वो इस हवाई यात्रा को एडवेंचर मानकर मजे ले रहे थे। ये विमान दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था जिसमें 277 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो गई और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। रात 8 बजे के बाद ऐसा लगा मानो आधा हिंदुस्तान तूफान के झोंके से हिल रहा हो। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद और नोएडा में भी हालात बिगड़ गए। ये तूफान भले ही कुछ देर के लिए आया था, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। हवाएं ऐसे चल रही थी मानो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो जमीन से उखड़कर इस हवा के साथ उड़ जाएंगे। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो धरती पर तबाही मचाने की तैयारी हो। ये गाजियाबाद का नजारा है जहां रात करीब 8 बजे कुदरत तांडव मचा रही थी। अब यूपी के ही नोएडा की तस्वीर देखिए। हवा का झोंका इतना तेज था कि ये साइन बोर्ड अपनी जगह छोड़कर नीचे गिर गया। पेड़ के पत्ते टूटकर सड़क पर बिखर गए और पूरा रास्ता धूल के गुबार से ढक गया। इस भीषण आंधी में कई जगह पेड़ टूटकर गिर पड़े। ये नोएडा के सेक्टर 9 का हाल है जहां एक बड़ा पेड़ जमीन पर आकर गिर पड़ा। इसी तरह कई जगहों पर हादसे हुए हैं। आंधी के चलते एक हादसा मेरठ में भी हुआ। यहाँ बेगमपुल पर एक बड़ा होर्डिंग कार के ऊपर गिर गया। आप समझ सकते हैं कि जिस आंधी ने लोहे की इस मजबूत होर्डिंग को उखाड़ दिया वो कितना खतरनाक रहा होगा। धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से दिल्ली भी परेशान हुई। दिल्ली में कहीं पर ओले पड़े तो कई पेड़ उखड़ गए। अलग अलग जगहों से तबाही की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। मौसम ऐसे बदल जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। देश की राजधानी में कई जगहों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही थी और इसके कुछ ही देर बाद ओले गिरने शुरू हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सेंट्रल दिल्ली की और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ओलों के साथ यहाँ पर बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और मौसम ने अचानक से बिल्कुल जो है वो यू टर्न ले लिया है। अभी से कुछ देर पहले तक जो है वो दिल्ली एनसीआर में चिपचिपाती हुई गर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी। ये दिल्ली के ही 3 मूर्ति रोड का नजारा है। यहाँ आंधी के दौरान एक विशाल पेड़ जमीन पर धड़ाम हो गया। इसके अलावा मंगोलपुरी इलाके में तेज आंधी के चलते मकान का एक छज्जा गिर गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए जबकि मलबे के नीचे कई बाइक दब गई। अभी मई का महीना खत्म भी नहीं हुआ और देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के सागर से एक दिल तोड़ने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ तूफान के बीच बच्चे घर का छप्पर पकड़कर खड़े हुए थे, लेकिन तेज हवा के साथ वो भी उड़ गए। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी जमीन छोड़ने की कगार पर आ गए थे। तूफान का कहर इतना खतरनाक था कि लोग घर में दुबके हुए थे।
इस बीच तेज हवा में काले रंग का एक छप्पर उड़ता हुआ नजर आया। इस छप्पर को ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ 2 बच्चे भी हवा में उड़ते दिखाई दिए। दरअसल ये दोनों बच्चे तेज हवा से छप्पर को बचाने के लिए उसे पकड़कर खड़े थे, लेकिन ये हवा इन्हें भी अपने साथ उड़ा ले गई। अब बच्चों का ये आशियाना पूरी तरह से उजड़ चुका है। दोनों बच्चे घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मौसम का मिजाज अचानक पहाड़ों में भी बिगड़ा। पहले तेज आंधी और तूफान आया और फिर उसके बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। तस्वीरें उत्तराखंड के रानीखेत की है। बगवाली पोखर गांव में सड़क पर खड़ी एक कार सैलाब के तेज बहाव में समा गई। वो तो गनीमत रही कि कार कुछ दूर पर जाकर अटक गई। आनन फानन में कार के अंदर फंसे चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। शहर के कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे बागवानी किसानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इधर उत्तरकाशी से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यमुनोत्री हाईवे में ऊपर से अचानक सैलाब आ गया, जिसकी चपेट में एक दुपहिया वाहन आ गया। वो तो समय रहते लोगों ने उसे निकाल लिया। उत्तरकाशी के जिस इलाके में सैलाब आया, यहीं से 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। सड़क पर आए अचानक उफान से हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। महाराष्ट्र के भंडारा में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। बारिश ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत तो दी, लेकिन किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तबाही का मंजर देखिए, न पेड़ बचे हैं न छत बची है। आंधी के रडार में जो आया सब कुछ तबाह कर ले गया। तस्वीरें भंडारा के रावणवाड़ी तहसील की हैं। इको टूरिज्म क्षेत्र में एक के बाद एक सारे पेड़ धराशायी हो गए हैं। तूफान इतना भयानक था कि 400 से 500 पेड़ एक साथ उखड़ गए। कई जगह बिजली के पोल भी गिर गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। लोगों के घरों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। किसी का पूरा आशियाना उजड़ गया तो किसी के घर की छत ही उजड़ गई। मक्का और आम की फसल उगाने वाले किसानों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल लगभग तैयार थी, जिन्हें कुछ दिनों के बाद ही बाजार में बेचा जाना था। लेकिन अचानक आई आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। गोवा में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में जल भराव से वाहनों की रफ्तार थम गई। घरों और बाजारों में पानी घुसने से लोगों का बुरा हाल है। गोवा के सभी हिस्सों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई। लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ गए। मंगलवार को पूरे दिन हुई भारी बारिश की वजह से चारों तरफ जल भराव देखने को मिला। पानी इतना भर गया कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 2 लोग बाजार के लिए निकले थे तो वहीं फंस कर रह गए। इस तस्वीर को देखिए। बारिश की वजह से कार आधी डूबी हुई है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जन सैलाब का एक और वीडियो सामने आया है। एक स्कूटी सवार भारी बारिश में फंस गया। वो स्कूटी संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सड़कों पर इतनी तेजी से पानी आ रहा है कि वो स्कूटी समेत बह जाता है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बाजारों में देखने को मिला। दुकानों में पानी भर गया। लोग छाता लेकर पानी में चल रहे थे। कई जगह तो शाम होते ही सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग ने गोवा में आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से पेड़ गिर गए। पुणे में तो कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। साथ ही पेड़ों के गिरने की वजह से ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है। मुंबई में देर रात बारिश हुई। बारिश रुकी तो ऐसा नजारा देखने को मिला। इस ऑटो के ऊपर पूरा पेड़ ही गिर गया। पास से गुजर रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेड़ गिरने की वजह से ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। पुणे में रुक रुक कर बारिश जारी है। पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में बारिश के कारण 15 जगहों पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से काफी नुकसान भी हुआ। कई लोगों की गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गई। कुछ तो पूरी तरह से कबाड़ हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इंदौर बेंच के जज जस्टिस दुपाला वेंकटरमन अब रिटायर हो गए हैं। मंगलवार को विदाई भाषण के दौरान उन्होंने एक ऐसा वाकया शेयर किया जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक गए। विदाई समारोह का हॉल वकीलों से खचाखच भरा हुआ था। जस्टिस दुपाला वेंकटरमन के साथ उनके साथी भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान एक ऐसा पल भी आया जब जस्टिस दुपाला अपने ट्रांसफर की बात पर भावुक हो गए। I sent representation to the Honorable Supreme Court on 19/7/24 and 28/24 on the ground of medical treatment of my wife, but the representation was neither considered nor rejected. During the tenure of these and Chief Justices, I sent another representation that too was neither rejected or nor considered. I received no response.
दुपाला वेंकटरमन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर मानसिक तौर पर परेशान करने वाला था। I am happy to satisfy for their ego. Now they are retired. God does not forgive, nor forget, nor forgive to closely. रिटायर्ड जज की बात से एक बात तो साफ है, लोगों को इंसाफ दिलाने वाले जजों के साथ भी कभी-कभी नाइंसाफी होती है। राजस्थान के अंता से बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विधायक पर साल 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने का आरोप है। समर्थकों की नारेबाजी से गदगद होने वाले नेताजी को इस बार नारेबाजी नागवार गुजरी और एक कार्यकर्ता को सबके सामने छिड़क दिया। दरअसल बीजेपी विधायक कंवर लाल एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने आए थे। मामला 2005 के पंचायत चुनाव का है, जब कुंवर लाल मीणा की तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता से बहस हो गई और गुस्से में कंवर लाल ने एसडीएम की कनपटी पर रिवॉल्वर तान दी। मामले का ट्रायल चला। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद विधायक के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा। मध्य प्रदेश में होने वाले अजब गजब कारनामों की कहानी किस्से आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आप भी कहेंगे वाकई एमपी अजब है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भिंड जिले की आबादी लगभग 17 लाख है, जिसमें 9,26,000 पुरुष और 7,76,000 महिलाएं हैं। लेकिन अब ये सभी अनाथ हो गए हैं। रो रो कर छाती पीट रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने ही भिंड जिले की अंत्येष्टि कर दी और बाकायदा मौत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। प्रमाण पत्र जारी करने वाले साहब का नाम मोहनलाल है, जो खुद तो तहसील में तैनात हैं, लेकिन भिंड को ही दस्तावेजों में हमेशा के लिए दफन कर दिया। जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ उसमें पिता का नाम, माता का नाम और जो मरा है उसका नाम भी भिंड ही है। मृत्यु स्थान में भी भिंड ही दर्ज है। यकीन नहीं आता तो इस मृत्यु प्रमाण पत्र को एक बार जरा ध्यान से देखिए। नीचे तहसीलदार मोहनलाल शर्मा के साइन प्रमाण पत्र में लिखे एक एक हर्फ की तस्दीक कर रहे हैं। प्रमाण पत्र के आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग मोहनलाल शर्मा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल तहसीलदार ने लोक सेवा प्रबंधन को 25,000 के अर्थदंड लगाने का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की विज्ञापन की लाइन है, एमपी अजब है, एमपी गजब है। ये लाइन सिवनी से आई एक चौंकाने वाली खबर पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। यहाँ कभी चम्मच घोटाला होता है, कभी डामर घोटाला होता है और इस बार तो सांप घोटाला हुआ है। सिवनी में सर्पदंश यानी सांप के काटने के नाम पर 11.25 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। घोटाले की परत दर परत आपको समझाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सांप काटने से होने वाली मौत पर मृतक के घर वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। आरोप है कि सिवनी के कुछ सरकारी अफसरों ने मुआवजे की इसी रकम में जमकर हेराफेरी की और 11.25 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। जानकारी के मुताबिक 47 मृतकों के नाम पर घोटाले को अंजाम दिया गया। सरकारी फाइलों में राजकुमार नाम का शख्स सांप के काटने से 19 बार मरा, जबकि रमेश नाम के शख्स को 30 बार मृत दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख का मुआवजा लूटा गया। सरकारी कर्मचारियों ने एक ही मृतक के रिकॉर्ड को बार बार बदलकर नया बिल बनाया और सरकारी खजाने से मुआवजा निकाल लिया। सर्पदंश के नाम पर हुए घोटाले का ये खेल बेरोक टोक 2019 से 2022 तक चलता रहा। इस घोटाले में एक एसडीएम, 4 तहसीलदार और तहसील के कई कर्मचारियों समेत कुल 46 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस मर्डर की कहानी में लव, सेक्स और धोखे का ट्रायंगल भी है और रिश्तों का विश्वासघात भी। पति की मौत पर दहाड़े मार मार कर रो रही इस महिला का नाम रीना पासवान है। रीना अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का दावा है कि रीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धीरेन्द्र की हत्या कर दी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रीना का प्रेम संबंध अपने ही भतीजे सतीश के साथ चल रहा था। धीरेन्द्र को जब इसकी भनक लगी तो उसने अपने घर पर सीसीटीवी लगाने की बात कही, लेकिन रीना को ये नागवार गुजरा। तभी से दोनों मिलकर सतीश की हत्या की प्लानिंग करने लगे। 10 मई की रात रीना ने सतीश के खाने में नशे की दवाइयां मिलाई। उसके बाद घर के कोने में ही धारदार हथियार से सतीश की हत्या कर दी। पति की हत्या करने की आरोपी रीना रील बनाने की भी शौकीन है। इंस्टाग्राम पर रीना ने ऑफिशियल रीना 90 नाम से आईडी बना रखी है। वारदात साढ़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणखेड़ा गांव की है। बेंगलुरु में एक सूटकेस के अंदर एक लड़की का अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव किसका है ये पहचान नहीं हुई है, लेकिन कत्ल के पीछे बड़ी साजिश की बात कही जा रही है।
ये शव रेलवे ट्रैक के पास एक नीले सूटकेस में लावारिस हालत में मिला। शुरू में देखने से लग रहा था कि किसी ने कत्ल करके सूटकेस को चलती ट्रेन से फेंक दिया। लड़की की उम्र 18 साल के करीब बताई जा रही है, लेकिन लड़की कौन थी, कहां की रहने वाली थी, इसकी पहचान नहीं हो पाई। शव के पास ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और एक एक तार जोड़कर घटना के समय के दौरान ट्रेन की आवाजाही का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बच्चे कई बार खेल खेल में ऐसी नादानी कर बैठते हैं कि खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही नोएडा के सेक्टर 53 के सेंट्रल पार्क में हुआ, जहां एक छोटी सी बच्ची की उंगली मेटल की कुर्सी के छेद में फंस गई। बच्ची कई घंटों तक दर्द से तड़पती रही। हालांकि पहले बच्ची ने खुद ही उंगली निकालने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं निकली तो बच्ची दर्द से रोने लगी। यह घटना नोएडा के सेक्टर 53 के कंचनजंगा मार्केट के पीछे सेंट्रल पार्क में हुई, जहां बच्ची खेलते वक्त अपनी उंगलियां पार्क में रखी मेटल की कुर्सी में फंसा बैठी। लेकिन जब उंगली नहीं निकली तो इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर सर्विस टीम ने बेंच को चारों तरफ से काटा। फिर बच्ची को मेटल शीट के साथ अस्पताल ले जाया गया। फिर डॉक्टर की देखरेख में मेटल को काटा गया और बच्ची की उंगलियों को बचाया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 से 6 घंटे लग गए, क्योंकि बच्ची की उंगलियां मेटल में फंसी थी, इसीलिए काफी सोच समझकर ये मेटल काटना पड़ा। हालांकि जब बच्ची की उंगली बच गई तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। आपने लोगों को जमीन जायदाद गिरवी रखते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में तो हद ही हो गई। यहां 20 लाख रुपए में पूरी पंचायत ही गिरवी रख दी गई। दरअसल गुना के करोद ग्राम पंचायत में महिला सरपंच लक्ष्मीबाई ने चुनाव लड़ने के लिए गांव के एक दबंग हेमराज सिंह धाकड़ से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन जब कर्ज नहीं चुका तो सरपंच लक्ष्मीबाई ने पंचायत के ही पंच रणवीर कुशवाहा को 20 लाख रुपए में पंचायत गिरवी रख दी। लेकिन मामले में हैरान करने वाला पहलू तब सामने आया जब सरपंच और पंच के बीच हुई इस पूरी डील का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनवाया गया, जिसमें 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सौदे को कानूनी शक्ल देने के लिए सरपंच लक्ष्मीबाई, उनके पति शंकर सिंह, पंच रणवीर सिंह और एक अन्य व्यक्ति रविंद्र सिंह ने भी हस्ताक्षर किए। लेकिन जब जांच बैठी तो सरपंच को पद से हाथ धोना पड़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स जोरों पर है। आरजेडी ने शुद्ध देसी बिहारी वर्सेस बाहरी वाला पोस्टर लगाकर बिहार का पारा गरमा दिया है। आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी यादव को शुद्ध देसी बिहारी और चिराग और सम्राट चौधरी को बाहरी बताया। लेकिन पोस्टर का सबसे बड़ा लब्बो-लुआब यह है कि आरजेडी ने अपने पोस्टर के जरिए चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के सीएम बनने की महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए नीतीश कुमार को अलर्ट किया है। इस पोस्टर में जलते हुए दीप को फूंक मारकर बुझाते हुए दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है कि राजनीति का चिराग नहीं जलने वाला। दरअसल एक दिन पहले पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने एक पोस्टर लगाया था, जिसमें चिराग को नीतीश के विकल्प के तौर पर दिखाया था। उस पोस्टर के जरिए एलजेपीआर ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि चिराग को नीतीश का आशीर्वाद मिल गया है। अब उसी पोस्टर के सामने पलटवार करते हुए आरजेडी नेता संजू कोहली ने ये पोस्टर लगाया, जिसमें चिराग पासवान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला बताकर सियासी तपिश बढ़ा दी। खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी बिहार चुनाव से पहले 2 नाव की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी का एक पैर महागठबंधन की नाव पर है तो दूसरा बीजेपी की, क्योंकि मुकेश सहनी ये कहकर बिहार की सियासी गर्मी बढ़ा रहे हैं कि अगर निषाद समाज को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण दे दिया तो बीजेपी के साथ जाने से गुरेज नहीं करेंगे। वो आरक्षण लागू कर दे, वो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। जान जब दे सकते हैं तो वो पार्टी मांगना या हमारे साथ आना ये सब बहुत छोटा सा चीज। मुकेश सहनी यही नहीं थमे, वो भी दावा करते नजर आए कि बीजेपी के नेता लगातार उनके संपर्क में हैं और उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। क्या बीजेपी से फिर आपको ऑफर आ रहा है? नहीं, देखिए नेता उसको मिलना चाहते हैं आप? देखिए वो लोग को मझधार में फंसा हुआ है, उनको मालूम है कि मल्लाह नहीं आएगा तो हमारे नाव डूबने वाला है। मुकेश सहनी दावे पर दावे कर रहे हैं। इससे पहले मुकेश सहनी 60 पर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम बनने का दावा कर आरजेडी और महागठबंधन की टेंशन बढ़ा चुके हैं। 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी होगा तो 2 नंबर कुर्सी डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। और अब बिहार की राजनीति में ये यक्ष प्रश्न है कि आखिर मुकेश सहनी के मन में क्या है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी थे तो महागठबंधन के साथ, लेकिन आखिरी वक्त में गच्चा देकर बीजेपी के साथ चले गए। और अब सवाल ये है कि क्या सहनी फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिस पर नया बवाल शुरू हो सकता है। कांग्रेस के नेता ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे राफेल गिराए हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
तो ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत लगातार हो रही है। कांग्रेस कई सवाल पूछ रही है। कांग्रेस के नेता ने ये सवाल पूछा है और इस पर अब बवाल होना भी तय है, क्योंकि ये पूछा गया कि हमारे राफेल गिराए गए हैं। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि कितने राफेल गिरे, कहां गिरे, कितना नुकसान हुआ। और कांग्रेस इस पर घिरती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर यह पलटवार कर रही है कि कांग्रेस ने हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी अभी तक सिर्फ यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार आंकड़ों के साथ सामने आए हैं। ऐसी बहुत सारी चर्चा है, हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है, हमने इतना भारत पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। चर्चाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने यह भी कह दिया कि 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए हमने 15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल कर डाली। अभी तो चाइना मेड 5,000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। इसके अलावा कांग्रेस ये कहकर भी सरकार को घेर रही है कि पीएम मोदी ने 10 साल में कई देशों की यात्रा की, लेकिन पाकिस्तान के तनाव के माहौल में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई सेना को सलाम कर रहा है। उधर बाजार में भी ऑपरेशन सिंदूर की छाप नजर आने लगी है। अभी तक आपने बनारसी साड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब बनारस में ऑपरेशन सिंदूर वाली साड़ी नजर आने लगी है। साड़ी के किसी हिस्से में राफेल छपा है तो किसी हिस्से पर S-400। कोई कोना ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बता रहा है तो कोई कोना हिंदुस्तान के जाबाज सैनिक के शौर्य का था। साड़ी के बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर की छाप है। ये बेचने के लिए साड़ी नहीं है। मेरे मनसा पूरे यही है कि जितने भी हमारे सैनिक हैं हमारे मतलब शहर के आसपास, उन सबको एक एक साड़ी भेजा जाए। मेरी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि जो व्योमिका सिंह और सोफिया हैं उनको मैं अपनी तरफ से ये साड़ी देना चाहता हूँ। जिस वाराणसी में ये साड़ी बनी है वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये दुकानदार पीएम के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय जाएंगे और सैनिक परिवारों के घर साड़ी भेजने की अपील करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे। इस दौरान पीएम न केवल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे बल्कि कई बड़ी योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। 7 मई की दरमियानी रात बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय सेनाओं ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह कर दिया था और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का जोश बढ़ाने के लिए उसी नाल एयरफोर्स स्टेशन जाने वाले हैं। पीएम मोदी करणी माता का दर्शन पूजन करेंगे। करणी माता मंदिर को योद्धाओं की देवी और शक्ति की प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा को एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें लाखों लोगों के जुटने की संभावना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।